शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन पूरे दिल्ली के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हड़ताल पे थे। जो शरारत है, बेईमानी है ईवीएम के जरिए जो होती है, उसको भी कि वकील भी जनता को बचा नहीं पाएंगे और कितने सच्चे गवाहों को डरा धमका के बिठा लिया जाता है। बेवकूफ बनाने की सारी एक्सरसाइज की गई है, इतनी सारी पिटिशंस डाल के, उसमें केस डाल के हम ईवीएम की भी शरारत के तौर पे या साजिश के तौर पे ये एप्लीकेशन लगाई थी। वो भी अगर आंदोलन चलेगा तो हम लोग भी सबूत जुटा रहे हैं। पहले चुनाव आयोग ने वो गैर कानूनी तरीके से छीन लिया, क्योंकि वो चुनाव आयोग के द्वारा, उसके भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा एक अपराध था। आधार नहीं है और इस किताब में उसका कहीं भी जिक्र नहीं। ये इजाजत दे रहे हैं इसकी। चुनाव आयोग कोई एहसान नहीं कर रहा है। वो आधार कार्ड के जरिए भी अपना वोट कटने से बचा सकते हैं 65 लाख लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। पिछले गए हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के 2 अहम फैसले आए हैं। हालांकि 3 आए हैं, लेकिन 2 मैं बताना चाहता हूं। तीसरे के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। पहला फैसला ये है कि एसआईआर की जो कार्रवाई हो रही है, उसको एक तरीके से कानूनी मोहर लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और एक रियायत की है कि आधार कार्ड भी माना जाएगा। जो आइडेंटिफिकेशन, जिन लोगों के वोट कट रहे हैं, वो आधार कार्ड के जरिए भी अपना वोट कटने से बचा सकते हैं 65 लाख लोग। ये रियायत लेके सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे ख्याल से, जो इतनी लंबी वकीलों की एक फौज और इतने बड़े बड़े लोगों की एक फौज सुप्रीम कोर्ट में गई थी, आधार कार्ड का एक ऑर्डर लेके वापस आई है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ भी होने वाला है, और क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसका बहाना लेके आरएसएस, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के भ्रष्ट अधिकारी, जो आरएसएस और बीजेपी के वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं, वो अब एसआईआर को पूरी तरीके से कानूनी बताने की कोशिश करेंगे और आधार कार्ड को एक तरीके से एहसान के तौर पे लोगों को दिया गया, लेकिन ये एहसान कतई नहीं है। आधार कार्ड को मना करना चुनाव आयोग के द्वारा, उसके भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा एक अपराध था, क्योंकि वो सेक्शन 23 में ही लिखा हुआ है, आरपीआई एक्ट में सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 में, कि आधार कार्ड एक मान्य रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट होगा वोटर लिस्ट में अपना नाम चढ़वाने के लिए। और अगर कोई चुनाव आयोग का अधिकारी चेकिंग करने भी आपके पास आता है, तब भी आधार कार्ड का नंबर ही दिखा के आप लोग अपना नाम का सबूत पेश कर सकते हैं। ये कानून है। पहले चुनाव आयोग ने वो गैर कानूनी तरीके से छीन लिया, और सुप्रीम कोर्ट से ये सारी हमारी इतनी बड़ी वकीलों की फौज वो आधार कार्ड वापस लेके आ गई। तो अब मैं ये जनता पे छोड़ता हूं कि क्या कुछ मिला, या एक बेवकूफ बनाने की सारी एक्सरसाइज की गई है इतनी सारी पिटिशंस डाल के। आज फिर मैं एक बार अपनी बात दोहराना चाहता हूं, अभी भी वक्त है। जो आंदोलन एसआईआर के खिलाफ हो रहा है, वो जिम्मेदार है, देश की जनता उसकी जिम्मेदार है। देश की जनता एसआईआर नहीं चाहती, बिहार के लोग एसआईआर नहीं चाहते, क्योंकि एसआईआर पूरी तरीके से गैर कानूनी है। उसका कोई कानूनी अधिकार ही नहीं है, आधार नहीं है, और इस किताब में उसका कहीं भी जिक्र नहीं। तो ये एक बार फिर हम गुजारिश कर रहे हैं कि लोग जो हैं, जो बिहार में इतना बड़ा आंदोलन जनता चला रही है, राहुल जी से और तेजस्वी यादव साहब से ये गुजारिश करें कि अपने लोगों को बोल के, कम से कम जो लोग उनकी सुनते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन वापस ले लें, वरना सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणियां और आदेश इस आंदोलन की राह में सबसे बड़ा रोड़ा होंगी, और इसका इस्तेमाल आरएसएस और बीजेपी बार बार करेगी। आधार कार्ड एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट था, वो कोई एहसान नहीं है। अगर कोई भी उसको कहता है कि इसको हम इजाजत दे रहे हैं, इसकी, चुनाव आयोग कोई एहसान नहीं कर रहा है। हालांकि आधार कार्ड की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये हम लोगों का मानना है। एक बार किसी का नाम वोटर लिस्ट में आ गया तो वो कट नहीं सकता, सिवाय उस व्यक्ति को पर्सनली नोटिस देके, और उसकी पहले ईआरओ नोटिस देता है, उसके सामने सुनवाई होके वो ठीक किया जा सकता है। फिर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होता है उसके पास अपील होती है, फिर जो सीए होता है स्टेट का, उसके पास अपील की गुंजाइश होती है। उसके अलावा किसी का भी नाम ऐसे
मुश्तरका तौर पे तो बिल्कुल भी एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं हटाया जा सकता, लेकिन आंदोलन की वजह से सुप्रीम कोर्ट भी और दूसरी अदालतें भी कुछ ना कुछ भला कर सकती है। एक और काम हुआ, राहुल गांधी जी की और तेजस्वी यादव साहब की जो ये यात्रा निकल रही है, जिसको जनता ने अपने कंधों पे उठा रखा है, उसको खराब करने के लिए सीएसडीएस के द्वारा एक साजिश की गई। एक संजय कुमार साहब हैं और उनके साथ कांग्रेस के भी एक बड़े प्रवक्ता है, उन दोनों ने मिलके, मेरा ये इल्जाम है और ये सबूत के साथ इल्जाम है कि साजिश की कि किस तरीके से क्रेडिबिलिटी घटाई जाए राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो सीएसडीएस ने एक जानबूझ के गलती वाली रिपोर्ट शाया की और उसके बाद अपनी गलती मानी। उसका इस्तेमाल एक कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी किया और उन्होंने भी अपनी गलती मान के ट्वीट डिलीट किया अपना एक्स पे। ये साजिश के तहत था कि यात्रा को नुकसान पहुंचाया जा सके, क्रेडिबिलिटी राहुल गांधी जी की खराब की जा सके। ये जो भीतरघात हो रहे हैं ये इस यात्रा के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। यही यात्रा और आंदोलन, हम लोग शुरू से कह रहे हैं, आंदोलन ही एक ऐसी चीज है जो वोट चोरी भी रोकेगी और सभी अपराधियों को, चाहे वो चुनाव आयोग में हो, प्रधानमंत्री के दफ्तर में हो, होम मिनिस्टर साहब के दफ्तर में हो या कहीं भी हो, ये आंदोलन ही उन सभी अपराधियों को पकड़ के जेल भिजवाएगा। उसके खिलाफ जो स्लीपर सेल्स हैं वो फिर दोबारा पूरी ताकत से एक्टिव हो गए हैं। किसी ना किसी तरीके से इस जो आंदोलन चल रहा है उसको कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। ये आधार कार्ड का भी जो ये फैसला आया है, इसका भी इस्तेमाल लोग जो आरएसएस और बीजेपी के और खुद जो स्लीपर सेल्स भी हैं इस्तेमाल ये कर रहे हैं लोगों को ये बताने में, अब तो चलो हो ही गया हमारा काम, आधार कार्ड के जरिए तुम्हारा नाम वापस आ जाएगा। लेकिन मैं ये आगाह करना चाहता हूं कि आधार कार्ड दिखाने के बाद भी इलेक्शन कमीशन के अधिकारी आपका नाम नहीं चढ़ाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए आंदोलन जारी रहेगा तो नाम भी चढ़ेंगे और नाम चढ़ाने के बाद जो बड़ा ज्यादा खतरा और आने वाला है, चुनाव जो मशीनों में गड़बड़ी होनी है, जो दूसरे तरीकों से गड़बड़ी होनी है, वो भी जब ही रुकेगा जब आंदोलन लगातार चलेगा। आंदोलन अगर खत्म हो गया तो बिहार बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी आराम से मेजॉरिटी के साथ जीत जाएगी, 122 सीटें ज्यादा ले आएगी, 122 सीटों से ज्यादा। आंदोलन चलेगा तो 22 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी की बिहार में नहीं आएंगी। अगर आंदोलन चलेगा तो हम लोग भी सबूत जुटा रहे हैं, अभी पूरे सबूत इकट्ठे नहीं हुए। हम भी पटना का जो बिहार में जो हाईकोर्ट है उसमें केस डाल के हम ईवीएम की भी जो शरारत है, बेईमानी है ईवीएम के जरिए जो होती है, उसको भी कम करने की कोशिश करेंगे ताकि आराम से ये चुनाव जनता के मतों से जीता जा सके। जो लोग बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं वो आराम से चुनाव जीत जाएंगे अगर ये दो चीजें हो जाएं। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि एक और सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगाई गई थी वक्फ के सिलसिले में कि 6 महीने जो टाइम था सारी वक्फ प्रॉपर्टीज को वेबसाइट पे अपलोड करके रजिस्टर कराने का, उसको स्थगित कर दिया जाए, स्टे कर दिया जाए। तो ये जिन लोगों ने शरारत के तौर पे या साजिश के तौर पे ये एप्लीकेशन लगाई थी वो भी डिसमिस हो गई है। और अब कोर्ट ने ये कह दिया है कि हम बिल्कुल भी आपको 6 महीने के अंदर अंदर ही रजिस्ट्रेशन सबको करानी पड़ेगी। और 6 महीने में आप बहुत कम टाइम बचा है, पूरे 6 महीने भी नहीं बचे हैं, मेरे ख्याल से दिसंबर तक का टाइम है। तो मैंने जो लोग भी वक्फ की प्रॉपर्टीज बचाने में इंटरेस्टेड हैं उन्हें मैं 4 चीजें कहना चाहता हूं। मैंने पहले भी बहुत पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन चारों चीजों का जिक्र किया था कि अगर आपको वक्फ की प्रॉपर्टीज बचानी है तो ये 4 मेहनत भरे काम जरूर करने पड़ेंगे। जो भी ईमानदारी से वक्फ बचाना चाहता है तो वो ये 4 काम जरूर करे। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हो सकते हैं लेकिन ये 4 काम जरूर करे, फिर हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाया जा सके। और जितने ये उलेमाए सू और जो हमारे हमदर्द लगने वाले सुप्रीम कोर्ट और दूसरी जगह जा रहे हैं उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। एसआईआर का मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया। जब एसआईआर के लिए कोई फायदा पूरा विपक्ष मिला के नहीं उठा पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से कोई फायदा नहीं ला पा रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं वक्फ के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से कोई फायदा या राहत मिलने का अंदेशा ना के बराबर। तो मेरा ये कहना है कि 4 चीजें हैं। पहली चीज 1920 से लेके, ध्यान से ये बात सुन ले, 1920 से लेके 1960 तक अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में
जो डिस्ट्रिक्ट अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, वहां पे इस दौरान 1920 और 1960 के बीच में वक्फ की प्रॉपर्टीज रजिस्टर हुई हैं, होती थी, वो कानून था। तो डिस्ट्रिक्ट अदालतों के रिकॉर्ड रूम में जाके वो रजिस्टर्ड वक्फ की प्रॉपर्टीज निकलवा के अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में संभाल के रखे। आगे क्या करना है वो मैं बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा। दूसरी चीज, वक्फ के गजट नोटिफिकेशन 1954 1950 के दशक से लेके और आज तक जितने भी अलग अलग वक्फ के गजट नोटिफिकेशन हर एक राज्य में, हर एक स्टेट में और सूबे में हुए हैं, वो भी इकट्ठे करके डिस्ट्रिक्ट वाइज अपने पास रखें। अपनी डिस्ट्रिक्ट का गजट नोटिफिकेशन, चाहे वो 1950 के हों, चाहे उसके बाद के कभी के भी हों, हर डिस्ट्रिक्ट में इकट्ठे करके गजट नोटिफिकेशन रखें अपने। तीसरी चीज, पूरे राज्य का, पूरी स्टेट का, बहुत सारी स्टेट्स में तो रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर पे भी, यानी कि इंटरनेट पे भी उपलब्ध है। पूरे राज्य का पुराने से पुराना रेवेन्यू रिकॉर्ड निकाल कर डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी डिस्ट्रिक्ट का सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड अपने पास संभाल के रखें। आने वाली कार्रवाई फिर हम बताएंगे। और चौथी चीज, कोई भी मुकदमा किसी भी वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर हुआ हो, चाहे तो वो वक्फ की प्रॉपर्टी से ताल्लुक रखता हो या कोई फौजदारी का भी मुकदमा हुआ हो, कोई प्रदर्शन हुआ हो, वहां पे कोई हत्या हुई हो, कोई अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ हो, कोई कुछ और भी झगड़ा फसाद भी हुआ हो, उनके जो केसेस चले होंगे उनका भी जहां जहां से जिस भी आवाम या नागरिक के पास उसका कोई भी सबूत हो, उन केसेस के भी सबूत डिस्ट्रिक्ट वाइज कलेक्ट करके रखें। अगले 1 महीने में यही काम करें, फिर उसकी अगली कार्रवाई बताई जाएगी। अगर हमने ये किया तो बहुत सारी नहीं, ज्यादातर वक्फ की प्रॉपर्टीज हम भी अब भी बचा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट और दूसरी चीजों के चक्कर में पड़े रहे और ये उलमा सू और जितने हमारे बड़े बड़े मजहबी और सियासी रहनुमा हैं, इनके चक्कर में हम लोग पड़े रहेंगे तो 100% वक्फ की प्रॉपर्टीज का नुकसान होगा। दूसरी बात मैं ये कहने के लिए आप लोगों को बुलाया था। तीसरी बात, आप लोग देख रहे होंगे कि जो आखिरी उम्मीद डेमोक्रेसी को बचाने की है, एक संस्था है वकीलों की, उसके ऊपर भी लगातार हमले हो रहे हैं। अभी दिल्ली के जो वकील हैं वो हड़ताल पे हैं पिछले 2 दिनों से, फ्राइडे, जुमे के दिन और हफ्ते के दिन, शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन पूरे दिल्ली के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हड़ताल पे थे। क्यों? क्योंकि गवाहियां भी अब पुलिस स्टेशन में बैठ के कराने का इंतजाम किया जा रहा था। सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, एलजी साहब ने एक गजट नोटिफिकेशन निकाला। इसका क्या मतलब होगा कि वकील भी जनता को बचा नहीं पाएंगे उसके बाद, क्योंकि गवाहियां पुलिस स्टेशनों में बैठ के होंगी, अदालतों में बैठ के नहीं होंगी। आज भी कितने झूठे गवाह पुलिस रखती है और कितने सच्चे गवाहों को डरा धमका के बिठा लिया जाता है, आज भी ये होता है। तो अगर ये पुलिस स्टेशन के अंदर गवाहियां दी जाएंगी, अगर पुलिस वाले भी पुलिस स्टेशन को कोर्ट ना आके पुलिस स्टेशन से गवाहियां देनी शुरू कर देंगे, तो आप लोग समझ सकते हैं वकील भी आवाम को बचाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और ये इसीलिए वकीलों के ऊपर बहुत बड़ा हमला है। सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर भी आया है अभी कि वकील फोन के ऊपर भी अपने क्लाइंट्स को सलाह न दें। ये भी वकीलों की ताकत कम करने की एक कोशिश है, जिसके खिलाफ वकील तो मजबूती से झंडा उठा के खड़े हैं। लेकिन मेरा आवाम से भी गुजारिश है कि वकीलों का, ये वकील जो हड़ताल कर रहे हैं ये आम आवाम की अच्छाई के लिए कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए कर रहे हैं, उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर ये सब कार्रवाइयां जो सरकार आरएसएस और बीजेपी की चाहती है हो गई, तो आम आवाम भी अपनी अदालत से भी, वकीलों के जरिए भी, मजबूत वकीलों के जरिए भी अपना जो न्याय ले पा रहे हैं आज, वो भी नहीं ले पाएंगे। तो वकीलों का साथ देने के लिए मैं पूरे दिल्ली की जनता से गुजारिश कर रहा हूं कि वकीलों का साथ दें। पूरी दिल्ली में अगर हो सके तो 1 दिन का बंद भी की भी कॉल देंगे हम अब बाद में, अगर ये सरकार ने कदम पीछे नहीं खींचे इससे, तो जनता भी वकीलों का साथ दे। क्योंकि वकील इस वक्त आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है, आखिरी वो दीवार है जो कि आरएसएस और बीजेपी और ये अमित शाह जी और मोदी जी की जो भ्रष्ट गतिविधियां हैं उसके सामने दीवार बन के खड़े हुए हैं जनता को बचाने के लिए। तो वकीलों का इस समय सारी जनता को, खास तौर पे पूरे देश में, खास ख्याल रखना भी चाहिए और देना भी चाहिए। ये भी गुजारिश करने के लिए मैंने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए।